नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरे द्वारा आपके लिए रोटी सीरीज या रामबाण सीरीज चलाई जा रही है। यह लेक्चर आपको डेली शाम को 6 बजे हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर मिलता है। दोस्तों, कभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इस लेक्चर के लिए डिसिप्लिन से इसे देखते रहिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि इससे बाहर कुछ नहीं। जो टैगलाइन है, इससे सही में भी बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी आपके MP से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वह करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी यूनिट 2 से रिलेटेड हो, यूनिट 4 से हो, यूनिट 9 से हो, सभी प्रश्न आपको यहाँ से बनने वाले हैं। तो क्योंकि हम डिटेल भी वैसी ही बना रहे हैं जैसा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, तो भैया यह सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। मेरा तो यही मानना है कि आप डेली इसे देखिए, क्योंकि इसे देखेंगे आपका फ़ायदा है। 90 नंबर का भी सीधे आपने MP से पा लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कभी आपके 1 से 2 प्रश्न भी MP से गलत हुए तो यकीन मानिएगा आप बाहर हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, MP बहुत ईजी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम यहाँ जो सर की रोटी सीरीज या रामबाण सीरीज चल रही है उसे देख लें, क्योंकि इसे देख लोगे ना तो आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, प्रैक्टिस पेपर होता है जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहले लेक्चर नंबर 38 के हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो उसमें मैंने 2 प्रश्न पूछे थे। पहला था, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बाग कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है, धार जिला प्रसिद्ध है। दूसरा है, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव कौन थी? तो आप सभी को पता है, सरला ग्रेवाल जी मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव थी। ठीक है, पहले सचिव कौन थे? तो KB कामत जी थे। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो सर वर्तमान में हमारे यहाँ के मुख्य सचिव है अनुराग जी जैन। तो सभी आपको डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। करंट अफेयर हम पूरा कवर करा रहे हैं, तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो आप सभी को पता है ओरछा, तो सर रुद्र प्रताप सिंह देव। क्या नाम आता है? रुद्र प्रताप सिंह देव। इनके द्वारा 1500 ईस्वी के दौरान ओरछा की स्थापना की गई थी, ओरछा शहर की। तो रुद्र प्रताप सिंह देव किस वंश के संस्थापक थे? तो सर बुंदेला वंश के यहाँ संस्थापक बताए जाते हैं। तो किसकी राजधानी होगी ओरछा? तो सर बुंदेलखंड की होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेला लोगों की जो राजधानी थी ओरछा थी। ठीक है, अब देखो, मैं कुछ इन बुंदेला राजवंश के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो इनने भैया कहाँ पर शासन किया? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इनने जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है, कला है, उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया। इसलिए इस वंश को नेशनल आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल आर्ट गैलरी के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। फिर देखिए छतरपुर, इसको बुंदेलाओं की शौर्य भूमि कहा जाता है। याद रखना, ये सभी पॉइंट पूछे गए हैं। बुंदेला की शौर्य भूमि किसे कहा जाता है? छतरपुर को कहा जाता है। ठीक है, फिर एक इनकी इस वंश की एक रानी थी, लड़ई सरकार। क्या थी? लड़ई सरकार थी। 1857 के दौरान यह रानी हुआ करती थी। इन्हें विक्टोरिया ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्टोरिया ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओरछा वंश की स्थापना, ओरछा में बुंदेलखंड वंश के जो बुंदेला राजवंश थे उनकी स्थापना 1501 में रुद्र प्रताप सिंह देव द्वारा की गई थी। अब देखो सिंधिया, तो देखो सिंधियाओं की बात करते हैं। सर मध्य भारत क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। उसके बाद दूसरी राजधानी क्या बनती? ग्वालियर। ठीक है, चंदेलों ने भी सर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में क्या किया है? शासन किया है। मुगल मेनली मालवा वाले क्षेत्र में, जब मुगल वंश चलता था तो मालवा क्षेत्र में इनने शासन किया था। खानदेश पे भी किया, तो आइट साइड इन्होंने सब जगह पर किया था। तो ये सभी बातें याद रख लेना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? देखो, आज मैं त्रिपुरी अधिवेशन आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखो, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, ठीक है, वो 1939 में हुआ था। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। ठीक है, ये भी याद रख लेना। कौन सा था? 52वां अधिवेशन था। अब इसमें क्या होता था? हर अधिवेशन का एक अध्यक्ष होता था। तो अध्यक्ष के लिए यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े किए जाते हैं। एक खड़ा होता है सुभाष चंद्र बोस, खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। और इनके सामने कौन होते हैं? पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? तो सर पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है,
ये क्या है, इनके जो सपोर्टर थे गांधी जी थे, ठीक है, और इनके जो थे जो गरम दल के नेता थे वो सभी किसके, सुभाष चंद्र बोस के मेनली इनके तरफ थे। तो इसमें क्या होता है, ये चुनाव होता है तो चुनाव में कौन जीतता है, तो चुनाव में जीत जाते हैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। परंतु गांधी जी इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनके विरुद्ध क्या चलता रहता है, विरोध चलता रहता है। तो फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस को हटाकर इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी जाती है, ठीक है। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, जो हमारे कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं बाद में सुभाष चंद्र बोस के बाद। तो इन्होंने पूछा था अध्यक्ष पद के विरुद्ध कौन थे उम्मीदवार, तो कौन थे भैया, तो पट्टाभी सीतारामैया। समझ में आ गई होगी ये कहानी। अब बिल्कुल कभी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीतेंगे, परंतु अध्यक्षता कौन के द्वारा की जाएगी, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले टेस्ट सीरीज देख लो भैया, 99 रुपये में है, और आप जाके देखिएगा, कल का टेस्ट की मैंने इसकी आंसर की डाली हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल PSC बाय DC सर पर। तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि सर 99 रुपये में जो आप दे रहे हो उससे बेस्ट बाज़ार में कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आप प्रश्न देखोगे ना तो आपको करंट अफेयर के साथ साथ हर टॉपिक के 10-10 प्रश्न हर टॉपिक के उसमें देखने को मिलेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ सर इसी में से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो आपको कभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन है PSC बाय DC सर को, इसे डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे नंबर 8839306361 पर भी कॉल कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए इसका शेड्यूल है, अभी हाल ही में FLT 6 हुई है 29 तारीख के दिन। अब भारतीय संविधान का टेस्ट है 4 तारीख के दिन। तो भैया इसके लिए आप तैयारी में लग जाओ। भारतीय संविधान यानी यूनिट 5 आपकी रिवीजन हो जाएगी यहाँ पर, फिर FLT होगी, फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था होगी, तो लगातार आपका रिवीजन चलता रहेगा। एक और हमारे पास टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 14,000 का प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मिलने वाले हैं, और उसके साथ आपको वहाँ 299 मिलने वाली है। इसमें 35 टेस्ट तो मिलेंगे ही जो 99 रुपये वाले हैं, उसके साथ साथ 14,000 भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मिलने वाले हैं। तो भैया इसे ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगी, मेरा यही मानना है। ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि तभी आपका भला हो पाएगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो देखो भैया बाघ की गुफाएं सर धार में है, गुप्तकालीन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर। भरूच स्तूप सर कहाँ पर है, तो सर यहाँ हमारे सतना में स्थित है, और यह भी किससे संबंधित है, स्तूप आ जाएगा, तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म से ही संबंधित होते हैं। सांची सर आप सभी को पता है अशोक ने यहाँ पर बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, सांची के स्तूप जो कि यूनेस्को की साइट्स में भी है, तो ये भी क्या है, बौद्धकालीन है। पर काखन मठ क्या है, जो काखन मठ कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काखन मठ, क्योंकि क्या पूछा था, नहीं है। अब काखन मठ की बात करते तो यहाँ कहाँ पर, सिहोनिया नामक स्थान पर स्थित है मुरैना के, ठीक है। यहाँ जो मंदिर है वह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कछवाहा राजा, कौन, कछवाहा राजा कीर्ति सिंह ने अपनी पत्नी ककनाबती के लिए बनवाया था, ठीक है। कोई कोई बोलता है कि यह भूतों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, कि रातों रात भूतों ने इस मंदिर को बना दिया था, परंतु यह अधूरा रह गया था, जिसके बाद इस मंदिर को पूरा किसने कराया था, कीर्ति सिंह के द्वारा कराया गया था, जो कि किस वंश से संबंधित थे, कछवाहा वंश से संबंधित है। इस मंदिर की कभी शैली पूछ लेता है तो आपको क्या बतानी है, गुर्जर प्रतिहार शैली में यह मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैं बताना चाहता था। काकड़मठ मंदिर याद रखना भैया, मुरैना में है, मुरैना के सिहोनिया नामक स्थान पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ से संघर्ष किया था, ये देखिए 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है MPPSC प्रीलिम्स में ही, ठीक है। MPPSC जितने भी एग्ज़ाम लेता है उसमें यहाँ 3 से 4 बार क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो ठाकुर रणमत सिंह की बात करते हैं तो रणमत सिंह ने कहाँ से, तो सतना से क्या किया था, 1857 की क्रांति में सहयोग किया था, ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति में कुछ अन्य व्यक्ति जो लड़े उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं महू। महू में कौन सा है, महू कहाँ पर आता है, तो इंदौर में। यहाँ से लड़े गए भैया मुराद सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी दिखाई। फिर आप इंदौर आओगे
तो इंदौर में आपको मिलेगा शहादत खां जी। एमपीपीएससी का जो मुख्यालय उसके सामने इनके नाम की समाधि स्थल है। फिर यहाँ पर एक और लड़े थे भागीरथ सिलावट जी, ठीक है। फिर आप भोपाल जाओगे तो भोपाल में आपको कौन मिलेंगे, फाजिल मोहम्मद खां, ये भी एमपीपीएससी ने पूछा था। फिर देखो सागर वाला पूछता है वो अधिकतर बार, तो सागर से शेख रमजान जी लड़े थे। फिर एक दो और देख लेते हैं, जैसे नर्मदापुरम जिले में हम जाएंगे। नर्मदापुरम जिले से लड़े थे भैया हमारे दौलत सिंह, ठाकुर दौलत सिंह। इनका नाम एक और स्थान से आता है कि इन्होंने नेमावर से भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी इतने ही याद रख लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे मैं आपको लगभग सभी व्यक्तियों को बता दूंगा जिसने 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में सहयोग दिया। तो ठाकुर रणमत सिंह कहाँ से, सतना से, बाकी ये अदर हैं, इनको भी याद रखिएगा। सागर से अभी हाल बताया कौन, शेख रमजान, बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, दी बेगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दी बेगा पुस्तक के लेखक है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी, द अगरियास। तो इस पुस्तक को भी याद रख लेना। इन्होंने जो भारत का मध्य वाला क्षेत्र है, मध्य भारत वाले क्षेत्र का इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और मध्य भारत वाले क्षेत्र पे इन्होंने बहुत सारे बुकें लिखी। तो मध्य भारत क्षेत्र में मेनली दी बेगास रहते हैं और द अगरियास रहते हैं। मध्य भारत यानी बीच वाला भारत, हमारा पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने अगरिया जनजाति के ऊपर और बेगा जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखी थी। तो याद रखना, पेपर में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो भैया अभी यूनिट 9 चल रही है हमारी एमपीपीएससी कोर्स में, और उसमें मैंने अभी हाल ही में ई दक्ष के बारे में बताया था कि इसमें क्या हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप लोगों को कितने अच्छे से सुविधा और प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ई दक्ष परियोजना के तहत उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या होता है ई दक्ष में कि जो हमारे ई गवर्नेंस के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सबकी ट्रेनिंग पहले किसको दी जाती है, अधिकारी वर्ग को दी जाती है। फिर अधिकारी वर्ग क्या करते हैं, सामान्य जनता को इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं या इसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनाना है, तो जब तक अधिकारी को नहीं पता होगा वो आपको कैसे बता पाएगा। तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, ई दक्ष परियोजना लेके आई जिसके तहत अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। फिर देखो एक और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ एमपी गवर्नमेंट के। एक है हमारा ज्ञान दूत, ये भी मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए साल 2000 में शुरू किया गया था। कहाँ से, धार से। फिर एक एमपी ऑनलाइन याद रख लेना भैया, तो एमपी ऑनलाइन याद रखना 2006 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये टीसीएस कंपनी और हमारी एमपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आइए, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था स्थित है। इंग्लिश में बोलेंगे तो भैया हम क्या बोलेंगे, तो सर वाटर, एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यानी यह क्या काम करता होगा कि सर जल और भूमि का प्रबंधन का यह काम करता होगा। उसके लिए यहाँ पर रिसर्च और स्टडी की जाती है। तो यह हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 21 अगस्त 1985 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। इसके द्वारा एक बुक लॉन्च की जाती है, उसका नाम है इला अमृतम। ये भी याद रख लेना, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है इसलिए। देखो आप भोपाल में कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में बताता हूँ। तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, एम्स भोपाल। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये प्रमुख संस्थान है जिनके बारे में बार बार पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए थे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्कों के स्थान का लिए सही है। तो देखो 2022-23 में बजट किसने पेश किया था, तो जगदीश देवड़ा जी द्वारा पेश किया गया था। उस दौरान 2 भोपाल में उन्होंने क्या किए थे, औद्योगिक पार्क
का उन्होंने स्वीकृत किए थे। कौन कौन से? तो भोपाल में बगरौद और बेरसिया, इन दोनों औद्योगिक पार्क को इन्होंने मंजूरी दी थी। अब देखो मैं यहाँ पर बात बता देता हूँ कि देखिए बजट 2023-24 भी आया था, ठीक है। जुलाई 2024 में बजट पेश किया था जगदीश देवड़ा जी ने। अब जगदीश, यह जो बजट की क्लास है वहाँ मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, तो उसे भैया पढ़ लेना। सर्च करोगे मेरे नाम से बजट 2023-24 कृष्ण सर, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके पूरे आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो भैया मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग हमारे यहाँ मेनली कटनी में की जाती है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को 10 बार बता चुका हूँ कि अगस्त 1982 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य काम क्या है? तो सर मध्य प्रदेश में ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में निम्न में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? देखो कैसे गलत करते हैं। तो कोरबा आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में, तो ये तो गलत हो जाएगा। जेपी ताप विद्युत केंद्र, तो जेपी भैया एक कंपनी आप सभी ने सुन रखा होगी, कभी आपके घर सीमेंट आती होगी तो जेपी क्या है, वह प्राइवेट हो गया। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और यह किसका? एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो बचा कौन सा? अमरकंटक ये तापीय विद्युत केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कहाँ पर स्थित है? तो सर अनूपपुर में स्थित है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। श्री संत सिंगाजी तापीय विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो संत सिंगाजी तापीय विद्युत गृह कहाँ पर है? पहले भी पढ़ाया था। तो सर कहाँ पर है? यहाँ मेनली हमारे खंडवा जिले में स्थित है। इसको पानी नर्मदा नदी से मिलता है, इंदिरा गांधी डैम से, और यहाँ पर कोयला तवा क्षेत्र से आता है। जबलपुर में आप सभी को पता है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र है। बैतूल में कौन सा है? तो सर बैतूल में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और यह अमेरिका देश के सहयोग से 1967 में शुरू किया गया था। फिर अगले प्रश्न पे आ जाओ भैया। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए अमरकंटक मेनली किस क्षेत्र में आता है? कोयला क्षेत्र में। तो अमरकंटक आता है सर सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। सोहागपुर कोयला क्षेत्र मैंने बताया था आपको शहडोल, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अमरकंटकीय ताप विद्युत केंद्र में कोयला भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोहागपुर से प्राप्त होता है। ये सब लॉजिक वाले प्रश्न हैं, ये सब अपने लॉजिक से सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को कहाँ से कोयला मिलता है? तो कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली में। तो सिंगरौली में क्या है? तो सिंगरौली मैंने बताया सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, तो कहाँ से मिलेगा? सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। ऐसे ही फिर आ जाएगा सतपुड़ा को कहाँ से मिलता है? तो सतपुड़ा कहाँ पर? बैतूल में। बैतूल में मैंने आपको एक स्थान बताया था पाथरखेड़ा, तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से उसे कोयला मिलता है। तो ये सभी कुछ लॉजिक वाले पॉइंट है, ये टीचर नहीं पढ़ा सकता हर बार, परंतु थोड़ा बहुत लॉजिक आपको भी लगाना पड़ेगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में है? देखो अपन हाल ही में 18वीं वन रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं, ठीक है। और देखिए उसका वीडियो मैंने पूरा बनाया 18-19 मिनट का है, जिसने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर एक बार देख लेना। आपको भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हर एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में 77,043 वर्ग किलोमीटर पर क्या देखने को मिलता है? वन क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का यहाँ कितना है? लगभग 25% है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में अब आ सकते हैं, क्योंकि अब लगातार क्या हो रहा है? चेंजेस होते जा रहे हैं। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो बालाघाट में है, ठीक है। और यह हो गया सर्वाधिक। और न्यूनतम की हम बात करते हैं तो न्यूनतम हमें कहाँ पर मिलता है? शाजापुर में। फिर हम परसेंटेज के हिसाब से पूछते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर है? उमरिया जिले में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? उज्जैन जिले में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। कभी आप इसके हिसाब से जाओगे 18वीं और 17वीं वन रिपोर्ट में, दोनों में सबसे कम वन क्षेत्र हमें कहाँ पर देखने को मिला था? तो दोनों में हमें सबसे कम वन क्षेत्र उज्जैन में ही देखने को मिला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नर्मदा नदी को नमोदास नाम किसने दिया था? तो आप सभी को पता है नर्मदा नदी को नमोदास भी कहा जाता है, और यह नाम इन्हें टॉलमी द्वारा दिया गया था। नर्मदा नदी को आप सभी को पता है मैकाल सुता कहा जाता है।
शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं धार्मिक आधार पर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी के ये सभी नाम आपको याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, नर्मदा नदी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखो भैया, आप सभी को मैं बता दूं, बारिश कहाँ से आती है? अरब सागर से आती है। यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद पड़ता है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और सतपुड़ा के ऊपर आपको क्या मिलती है? नर्मदा नदी घाटी। फिर उसके ऊपर पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पर पूछा है भैया, नर्मदा नदी घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नर्मदा घाटी तक पहुँचते मानसून हवाएं शुष्क हो जाती है। सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। फिर सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया होने के कारण, सोचेंगे सर विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण, तो विंध्याचल तो सर उत्तर में, तो उसका तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। घाटी की गहराई के कारण, तो सर ये भी कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया होने के कारण। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा पर्वत ऊंचा है, तो ऊंचाई के कारण क्या होता है, जितनी जो पानी आता है वह सभी क्या करता है, सतपुड़ा रोक लेता है। और अधिकतर वर्षा आप सभी को पता है सतपुड़ा वाले क्षेत्र में हो जाती है। जैसा आप सभी को होता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होती है, तो बालाघाट भी किसका? सतपुड़ा का हिस्सा, जिले के हिसाब से। और हम स्थान की बात करते हैं तो पचमढ़ी में क्यों होती है सर? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। तो ऊंची चोटी के कारण क्या होता है? पानी रुक जाता है। तो सर्वाधिक पानी हमें कहाँ पर? पचमढ़ी में देखने को मिलता है। वहाँ पर सर अच्छी पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, इसलिए भी वहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है। तो इसका कारण क्या है? सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया होने के कारण नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, बेहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कल भी यह प्रश्न आया था, आज वापस आया, रिपीट हो रहा है। तो इसी रिपीटेशन मोड का फ़ायदा हमें उठाना है, और उसी के लिए मैं यह सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। तो बेहर खान कहाँ पर है? पठार बालाघाट में है। और यह मेनली किससे संबंधित है? बॉक्साइट से संबंधित है। फिर मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की सरगुजा खान जो कि शहडोल में है, वह बॉक्साइट से संबंधित है। सबसे पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन 1908 में कटनी जिले में किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन या निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना आप सभी को पता है कब हुई थी? 24 जुलाई 1975 को। तो इसमें क्या दे रखा है? ईयर दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975। 1982 में ऊर्जा विकास निगम की हुई है सर। ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होना। 1975 में वन आएंगे, फिर उसके बाद ऊर्जा आएगी, तो 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सर इसका मुख्यालय भोपाल में, और इसके मुख्यालय का जो नाम है उसे वन भवन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, सहापुरा किस घाटी में आता है? मोहपानी किस घाटी में आता है? बरकुही किस खाने आता है? हिंगन देवी कहाँ पर आता है? तो सर हमें तो एक ही पता है कि जो मोहपानी है वह उत्तरी सतपुड़ा क्षेत्र का भाग है। अब उत्तरी सतपुड़ा क्षेत्र सर तवा नदी घाटी के अंतर्गत आता है, तो हमें एक ही पता था सेकंड का सेकंड। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ सेकंड का सेकंड नहीं, यानी सेकंड का सेकंड एक ही स्थान पे मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सहापुरा किस में? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही आंसर है सर। फिर देखो बरकुही कहाँ पर आ जाएगा? तीसरा वाला बरकुही पेंच नदी घाटी के अंतर्गत आता है। हिंगन देवी, तो हिंगन देवी कानन घाटी के अंतर्गत आता है। तो कुछ इस प्रकार भी लॉजिक लगा के हमें उत्तर देना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 4 ही याद होना चाहिए, कभी आपको एक भी याद है ना, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। फिर अगले प्रश्न पे आ जाओ, मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो भैया आप सभी को पता है, आप क्या करते हो? हर तीसरे इंसान को क्या लगा देते हो? चूना लगाते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो हर तीसरे स्थान को चूना लगाओगे तो चूना पत्थर में आप कौन से नंबर पे आ जाओगे? तीसरे नंबर पे आओगे। ठीक है। ये नवीन डाटा है 2023-24 का, इसे भी याद रख लेना। तो देखो एक बार मैं बता देता हूँ कि पहला नंबर पे हम आते हैं तांबा, मैग्नीज और हीरा में। दूसरे पे हम आते हैं कि हमारे यहाँ हर दूसरा इंसान क्या है सर? किसान है। और किसान में सर पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, और पेस्टिसाइड या जो खाद होता है वह किससे बनता है? तो सर वह बनता है उर्वरक से, यानी उर्वरक का इस्तेमाल करता है। उर्वरक किससे बनता है? रॉक फॉस्फेट से बनता है। तो रॉक फॉस्फेट में हम कौन से नंबर पे हैं? दूसरे पे हैं। तीसरे में कौन सा? हर तीसरे इंसान को आप चूना लगाते हो, तो चूना पत्थर में तीसरा। फिर कोयले में हम चौथे नंबर पे, हर चौथा आदमी हमारे यहाँ काला दिखता है, तो चौथे नंबर पे हम क्या हो गए? कोयले में हो गए। ठीक है।
फिर छठवें नंबर की हम बात करते तो मैंने आपको बताया था बॉक्साइट, बा से बा, छठवा और बा, ऐसे याद रख लेना। पाँचवें पे हम किस में, तो पाँचवें में हम लोहे पर। हर पाँचवा आदमी लोहा लेने के लिए घूम रहा है बाज़ार में, क्योंकि उसे घर बनाना है। तो ऐसे कोई ट्रिक बार बार बोल लेना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर देखो अगला प्रश्न है, अमरकंटकीय तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो अमरकंटक भैया कहाँ पर है? तो सर आपने पहले ही बताया कि अनूपपुर ज़िले में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में होती है, तो याद रखना। अगले प्रश्न पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक थी? तो हम तो वर्तमान की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जनरेटिंग पावर जो कंपनी है उसकी वेबसाइट देख रहा था, उन्होंने बताया कि जो सिंगाजी है डोंगलिया का, वहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो कि मध्य प्रदेश की कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश ताप विद्युत कंपनी द्वारा। तो इसकी क्षमता उन्होंने 1320 मेगावाट बताई है। तो याद रखना भैया, अभी सबसे बड़ा कौन सा है? संत सिंगाजी है। सतपुड़ा, सारणी, बैतूल में, अमरकंटक चाचाई में है जो कि अनूपपुर में, संजय गांधी बीर सिंहपुर भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो देखो भैया, करंट अफेयर से पहले कोर्स चल रहा है, 50 दिन अभी आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। 50 दिन में आप आसानी से इसे रिवीजन कर लेंगे। हम इसके लिए रिवीजन कोर्स भी लेके आएंगे। कभी आपको रिवीजन कोर्स में जुड़ना है तो इसको परचेज़ कर लीजिए, तो आपके लिए रिवीजन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन में हमारा यहाँ सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हमने लगभग पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी, यूनिट 7 और यूनिट 1 अभी मेनली हमारे यहाँ अभी चालू हुई है, ये भी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो कोर्स आपका ऑन टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए कभी आपको रिकॉर्डेड देखना है तो 1499 में परचेज़ कर लो। कोई भी डाउट आता है हमारे नंबर पर पूछकर आप उसके लिए डाउट पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न में आपको आएगा या जिस भी क्लास में आपको डाउट आएगा, सभी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। उसके लिए डाउट सेशन भी चलाया जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो भैया, सिलेक्शन लेना हो तो। अब देखिए करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस जिले में आयोजित किया गया? तो देखिए हर साल हमारे अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें जड़ी बूटियाँ बताई जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला हाल ही में भोपाल जिले में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाओ, मध्य प्रदेश ने भारत का पहला पेपरलेस चुनाव कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो मध्य प्रदेश में हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया था। यहाँ पर एक सरपंच का उपचुनाव होना था। कहाँ पर? रतोना या रतनपुर में पड़ता है एक गांव, जो कि कहाँ पर आता है? बेरसिया तहसील के अंतर्गत आता है, और बेरसिया तहसील आती है भोपाल ज़िले में। तो बेरसिया के रतनपुर में अभी हाल भारत का पहला पेपरलेस चुनाव हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में रियावन लहसुन, जिसे सिल्वर लहसुन भी कहते हैं, यह रतलाम का एक विशिष्ट उत्पाद है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतलाम। तो अब देखिए आपको 2 क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भैरवगढ़ कला के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ साथ बताना है कि यह क्लास आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आपको क्या प्रॉफिट दिख रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ अब मुझसे पेपर अच्छा बन जाएगा। इन सभी के बारे में आज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।